हाऊ द वेक्टर इज रिझॉल्व्ड इंटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. आपण हे ऑलरेडी स्टेट बोर्डच्या बॅचमध्ये शिकलेले आहे कि एखादे वेक्टर को उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करना. तो अगर वेक्टर आर बार है तो इसके 3 कंपोनेंट आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. That is the Rx component is along x axis, the component Ry along y axis, and the component Rz along z axis. And I cap, j cap, and k cap are called as a rectangular unit vectors. तो इन I cap, j cap और k cap का क्या काम होता है? तो ये 3 rectangular unit vectors, these are representing the directions of these rectangular components. So hence that is the component Rx is along the component Rx is along x axis. So the vector I cap represents its direction, and the component Ry is along y axis. So unit vector j cap is representing the direction of Ry component, and the unit vector k cap is representing the direction of Rz component. तो इस प्रकार I cap, j cap, k cap ये डायरेक्शंस बताने का काम करते हैं उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का. तो आज हम थोड़ा अलग ही इसकी ये वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखना पहले वो बता देती हूँ, फिर आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की तरफ. वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना. तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. तो अगर मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कुठला पण वेक्टरचा मॅग्निट्यूड कसं मिळवतात, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. तो ये है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैं एक वेक्टर यहाँ पे लिख रही हूँ कि सपोज ये वेक्टर ए बार है और ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ये वेक्टर ए बार है और ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है. तो हम कैसे करेंगे. तो आप इस वेक्टर को देखते हुए मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर ax, ay और az क्या है. कैन यू टेल मी व्हाट इज ax and what is 2 और 1. x is equal to 3, ay is equal to 2, az is equal to 1. 1. ax is equal to 3, ay is equal to 2 and az is equal to 1. तो अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. तो ax की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर, ay की वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर, az की वैल्यू है 1 उसका स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1. तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14. तो अंडर रूट ऑफ 14. ये हो गया हमारे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो इस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उस वेक्टर के कंपोनेंट्स पता होना जरूरी है. ठीक है. अभी आपको याद होगा अगर मुझे उस वेक्टर का सपोज अगर एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में अपन ने रिजॉल्व किया, सिर्फ ओनली 2 कंपोनेंट्स, इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व ओनली इन 2 कंपोनेंट्स, तो अपन उसकी सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व into only 2 components, if the vector is resolved into only 2 components, then r is equal to under root of rx square plus ry square. तो यहाँ पे rx का जैसे अगर एक आधा वेक्टर लिखा है तो उसके 2 ही कंपोनेंट में रिजॉल्व किए होंगे तो आपको 2 कंपोनेंट डाल के ही उसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा. और एक और यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ. ये सपोज एक्स एक्सिस है. मैम. हाँ, व्हाट हैपेंड. बोलो मैम आप एक बार वापस समझा सकते हो क्या. अरे ये कुछ नहीं है. ठीक है 2 मिनट स्क्रीन पे फटाफट बता देती. ये ऑलरेडी मैंने स्टेट बोर्ड में बताया हुआ है. तो ये एक बार स्क्रीन पे देखो, सब लोग को रिवाइज कर देती हूँ. ये वेक्टर आर बार लिखा है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. ऐसा वेक्टर अगर आपको लिखा रहेगा और आपको बोलेंगे वेक्टर आर बार का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप क्या करते हो अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर ऐसे करके निकालते ना दिशा. तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है नीचे, ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप.
तो उसमें आपको ax कंपोनेंट कितना नजर आ रहा है 3, ay कितना कंपोनेंट नजर आ रहा है 2 और az कंपोनेंट क्या नजर आ रहा है 1। तो फिर a का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ax कितना दिखाई दे रहा है 3, तो देखो डायग्राम में बोल रही हूँ स्क्रीन पे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ay की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर और az की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए रूट 14। तो इस प्रकार अंडर रूट ऑफ 14 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार। ओके, तो इस प्रकार a बार का मैग्नीट्यूड मुझे मिला है अंडर रूट ऑफ 14। गॉट इट, बस इतना ही पढ़ा है निशा, बाकी कुछ पढ़ाया नहीं। ओके मैम, हाँ, अभी थैंक यू मैम। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो अभी ये एक्स है, यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक वाई एक्सिस है और ये है तुम्हारा वेक्टर। अभी मैं वेक्टर आर बार यहाँ पे बता रही हूँ आपको। दिस इज वेक्टर आर बार सपोज टू बी, दिस इज वेक्टर सपोज टू बी आर बार विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। देखो एक वेक्टर है, इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है और ये वेक्टर आर बार जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कर रहा है थीटा। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विद एक्स एक्सिस, तो आपको याद होगा कि स्टेट बोर्ड के बैच में मैंने आपको बताया था कि एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस पूछा तो वाई कंपोनेंट पहले लेना, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स कंपोनेंट नीचे लेना। अगर आपको एंगल वाई एक्सिस के साथ पूछा तो एक्स कंपोनेंट न्यूमरेटर पे लेना और वाई कंपोनेंट डिनोमिनेटर। यानी आपको याद है क्या ये, देखो एक मिनट में बता देती हूँ। समजा हा आर वेक्टर आर बार आहे, तर याचा एक्स कंपोनेंट अलॉंग एक्स ऍक्सिस आर एक्स असेल आणि वाई कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस आर वाई असेल। अभी मैं अगर इसका एक ऐसा ये बना दूं, पैरेललोग्राम बना दूं और मैं इस डायग्राम में देख के टैन ऑफ थीटा कर दूं, तो टैन ऑफ थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बरोबर है। टैन ऑफ थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर आर बार के दो कंपोनेंट लिखे, तो आर एक्स कंपोनेंट जो होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, राइट, और आर वाई कंपोनेंट जो होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। और अभी मैं निकाल रही हूँ टैन ऑफ थीटा। तो टैन, जरा एंगल देख के मुझे बताइए, इस डायग्राम में अगर मुझे टैन ऑफ थीटा चाहिए तो टॅन रेशो कैसे निकालते हैं रे, अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड। तर इकडे बघा, हे जर आर वाय असेल तर हे पण आर वाय असेल, राईट, आमने सामने वाला, आणि हे जर आर एक्स असेल, Yes, दिस ma'am. वन, हे जर आर एक्स असेल तर हे पण आर एक्स असेल, राईट। मग आता मला सांगा टॅन ऑफ थीटा मुझे निकालना है, तो टॅन ऑफ थीटा तर अपोजिट साइड काय आहे रे, टॅन ऑफ थीटाची अपोजिट साइड आर वाय आणि ऍडजसंट साइड काय आहे आर एक्स। तो you got tan of so you got tan of theta is ry upon rx. So what is this theta now? This is the angle theta made by the vector r bar with the x axis. तो मैं लिखूंगी the angle made by the vector r bar with the angle made by the vector r bar with x axis is tan of theta is ry upon rx. तो सिमिलरली अगर मुझे एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ z एक्सिस अगर चाहिए, सिमिलरली मुझे एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ z एक्सिस चाहिए, y एक्सिस बोलना चाहिए। सिमिलरली द एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ y एक्सिस अगर चाहिए तो मेरा एंगल क्या आएगा, तो सपोज ये थीटा है, मैं इसको लिख रही हूँ, इसको कुछ नाम दूसरा 90 माइनस 90 माइनस ठीक है, 90 माइनस थीटा नहीं, मुझे ना उसको कुछ अलग सिंबल देना है, वो तो होगा ही 90 माइनस थीटा रे। हमें ब्लैक कलर से इसको कुछ मतलब जैसे इसको मैंने थीटा बोला तो इसको क्या बोलूं, फाई बोलूं क्या, फाई, हाँ फाई नहीं, अल्फा नहीं बोलते, फाई बोल देते, फाई, ओके, दिस इज फाई। तो सिमिलरली द एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ वाई एक्सिस, तो मैं इसको बोलूंगी टैन ऑफ फाई, बोलेंगे क्या बोलेंगे, टैन ऑफ फाई। तो अब उसको टैन ऑफ फाई के देखो अपोजिट साइड, ये टैन ऑफ फाई की अपोजिट साइड कौन सी है रे, आर एक्स, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है, हाँ। अब देखो ये दोनों बताने के बाद में आपको इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ।
व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अगर मुझे एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ एक्स एक्सिस चाहिए तो आप y कंपोनेंट ऊपर लेना और x कंपोनेंट नीचे लेना, और अगर मुझे एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ y एक्सिस चाहिए तो x कंपोनेंट ऊपर लेना और y कंपोनेंट नीचे लेना। मैं जो बोल रही हूँ वो समझे क्या आप लोग? यस मैम, समझा। अगर मुझे Yes, एंगल ma'am. सुनो, अगर मैं एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ एक्स एक्सिस बोलूंगी तो आप आर वाई कंपोनेंट ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में और आर एक्स कंपोनेंट डिनोमिनेटर में लेंगे, फिर आप लेंगे tan ऑफ थीटा इज आर वाई अपॉन आर एक्स। और अगर मुझे एंगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ वाई एक्सिस चाहिए तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट लेंगे न्यूमरेटर में? X. एक्स कंपोनेंट। एक्स अपॉन और डिनोमिनेटर पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे? By वाई Y. कंपोनेंट। Y component. बस यही बोल रही थी, बाकी कुछ है, बाकी कुछ नहीं बोल रही थी। ओके, तो अभी मैं आती हूँ डायरेक्शन कोसाइंस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर, और टाइटल लिखती हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। इसका भी अलग टाइटल है, ये बहुत बढ़िया है, अलग टाइटल जा रहा है। रेक्टेंगुलर, ये नहीं लिखते इसका टाइटल, इसका टाइटल लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, ऐसा लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, ये अलग टॉपिक है। तो आपको ना ये डायग्राम में बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा आपको ये डायग्राम को 3D फिगर में देखना पड़ेगा। 3D फिगर में आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस इन 3D, बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई एम कैपेबल ऑफ ड्रॉइंग द 3D डायग्राम। नो, फिर आपको चालू हो जाता है मैडम का ड्राइंग तो बढ़िया है, मैडम ने हाथी कैसे निकाला था, ढमका कैसे निकाला था, है ना रे? शुरू शुरू में याद है आपको, हाथी निकाला था, चींटी निकाली थी। ठीक है, ये हटा देते हैं। एक जमाना था मेरा भी ड्राइंग बहुत अच्छा था, आपसे भी ज्यादा। अब वो क्या है, फिजिक्स में ड्राइंग भूल गए। चलो फिर शुरू करते हैं। ये एक वेक्टर आर बार निकाल रही हूँ अभी। दिस इज अ वेक्टर अज्यूम टू बी आर बार। ये एक वेक्टर है आर बार। तो सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। कल मैंने निकाली थी ये 3D फिगर, आपको याद होगी तो आज दोबारा निकाल रही हूँ। हाँ, तो लेट अस अज्यूम दैट कि वेक्टर आर बार ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल किया है अल्फा। निकाली थी ना कल ये डायग्राम। लेट अस अज्यूम दैट कि वेक्टर आर बार ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल किया है अल्फा, और वेक्टर आर बार ने वाई एक्सिस के साथ एंगल किया है बीटा। वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस सोबत अल्फा आणि वाय एक्सिस सोबत बीटा। हा बघा, दिस वन is the beta angle made by the vector r bar with the y axis। इसी वेक्टर r बार ने z एक्सिस के साथ एंगल किया है, z एक्सिस के साथ एंगल किया है गैमा। तो देखो मैं गैमा कैसे बता रही हूँ, यहाँ से ऐसा, ये देखो, दिस वन इज द गैमा एंगल। कैन यू सी द फिगर? कैन यू सी दिस फिगर? Yes, ma'am. What is the angle made by the vector r bar with Yes, x ma'am. axis? बोलो, how much is the angle made by the vector r bar with x axis? Alpha. Alpha. And Alpha. okay, how much is the angle made by the vector r bar with y axis? Beta. How much is the angle made by the vector r bar with the z axis? Gamma. 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 Right, gamma. Okay. अभी जरा ध्यान से सुनिए अभी। हाँ, ओके। तो वेक्टर आर बार का अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होता है उसे हम आर एक्स कहते हैं, बराबर है। वेक्टर आर बार का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसे हम आर एक्स कहते हैं। तो इस वेक्टर आर बार का अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा वो आर एक्स होगा, और अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा वो आर वाई होगा, आणि अलोंग जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो होगा आर जेड। तो ये वेक्टर आर बार जो है इसको हम 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक आर एक्स कंपोनेंट, एक आर वाई और आर जेड।
अभी देखो वेक्टर आर बार का अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वो आर एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस सपोज यहाँ तक कंपोनेंट है वो, ऐसा अज्यूम करेंगे 3D फिगर में, तो अभी मैंने ड्रॉ नहीं करी, ऐसे 3D में उसको दिखा देती हूँ। तो वेक्टर आर बार का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट आर एक्स, अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट आर वाई आणि अलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट आर जेड। तो मुझे ना अभी इस डायग्राम में सुनो, मुझे इस डायग्राम में कॉस ऑफ अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? कॉस ऑफ अल्फा। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा की मी कॉस अल्फा कैसे निकाल रही हूँ। थोडं त्याला समोर खिचून टाकू आपण। हा वेक्टर आर बार होता, तर त्याचं हा वेक्टर आर बार, तो त्याचं मॅग्निट्यूड जे होतं ते आर होतं। तो अभी मैं इसको ना ऐसा खींचती हूँ, देखो ऐसा, ठीक है। अभी मुझे ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो आप मुझे इस ट्रायंगल को देखते बनाइए, बताइए कि कॉस ऑफ अल्फा में क्या लिखूं। तो जैसे आप लोग RX सुनो अपॉन R। सुनो ना, सुनो सुनो RX ना, अपॉन ओके, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है करके, ठीक है, आप बहुत होशियार है ये भी मुझे मालूम है, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे बताने दो। तो हम लोग टैन जो वैल्यू जब लेते तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेते, और साइन वैल्यू जब लेते हैं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। कॉस वैल्यू जब लेते हैं तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये अल्फा जो एंगल नजर आ रहा है, ये देखो अल्फा एंगल, तो मुझे ना इसकी कोसाइन वैल्यू चाहिए। तो कोसाइन वैल्यू तो ये आएंगी एडजेसेंट साइड, अल्फा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? आर एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? आर। तो कॉस ऑफ अल्फा आएगा आर एक्स अपॉन आर। सिमिलरली मुझे कॉस ऑफ बीटा चाहिए, कॉस ऑफ बीटा, ठीक से देखना अभी। अब मुझे चाहिए कॉस ऑफ बीटा, देखो रे मैं क्या करती हूँ, कॉस ऑफ बीटा तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लेती हूँ अभी, तो ये ऐसी हो गई लाइन। अब कॉस ऑफ बीटा अगर देखना पड़ेगा, ये देखो ये बीटा, ये दिस वन, तो इसकी एडजेसेंट साइड, बीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है रे? आर वाई, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है? आर, बरोबर आहे। कॉस ऑफ बीटा इज आर वाय अपॉन आर, ऍडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज। आता तसंच मला गॅमा पाहिजे, गॅमा, कॉस ऑफ गॅमा। आता सिमिलरली इथे मी खाली सिमिलरली जर मला कॉस ऑफ गॅमा पाहिजे असेल तर तो येणार आर झेड अपॉन आर। आता तुम्ही म्हणाल कसं मॅडम, ते तर मला काही कळलं नाही। तर इकडे मी ट्रायंगल बनवू नाही शकत आहे, 3D मध्ये आहे तो ट्रायंगल, कळलं का? तो ट्रायंगल हा इकडे आरझेड कंपोनंट असा येतो की नाही, तर कॉस ऑफ गॅमा इज आर झेड अपॉन आर, म्हणजे ऍडजेसंट साइड जी असेल गॅमाची ती ही आहे, आणि हायपोटेन्यूज जो तो आहे तो आर आहे। पण तो आता मी 3D मध्ये ड्रॉ नाही करू शकत, तर तुम्ही तुमच्याकडे जे एररलेस आहे की नाही, एररलेस ती बघा, त्याच्यात तुम्हाला 3D फिगर आहे, तुम्हाला कळून जाईल। जसं की मी सिमिलरली जसं मी कॉस अल्फा काढला, कॉस अल्फा इज ऍडजेसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज, तर आर एक्स अपॉन आर। cos beta is adjacent side upon hypotenuse, तो ry upon r। तो सिमिलरली cos gamma is adjacent side upon hypotenuse, तो rz upon r बनता है। उसके लिए आपको 3D फिगर बनानी पड़ेगी, और ये स्क्रीन पे मेरी 2D फिगर दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा इन द सेन्स, सिमिलरली बोला तो समझ जाओ ना, म्हणजे हाच असाच आर इकडे पण येणार, या साईडला असा, या साईडला येणार। तर मग त्या आर झेड अपॉन आर, तर गॅमाची हे बघा, हा अँगल गॅमा आहे ना, हा दिस वन, यू कॅन सी द गॅमा अँगल, हा बघा, हा आहे तो वेक्टर आर बार ने झेड ऍक्सिस सोबत केलेला अँगल, त्याला गॅमा म्हणतात। वेक्टर आर बार ने झेड ऍक्सिस के साथ करा हुआ एंगल, दैट इज गैमा। तो कॉस ऑफ गैमा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड है आर जेड, ये तो आपका ये ऐसी बनने वाली है, ऐसी ये साइड से बनेगा, देखो मैं बताती हूँ, ये साइड से बनने वाला ट्रायंगल, ये आर के इधर से इसके साथ बनने वाला है, बट वो दिखने में ऐसा दिख रहा, 3D में ऍक्च्युअली हा वेक्टर आर बार जो आहे ना, हा 2D मध्ये नाही आहे, हा 3D मध्ये आहे। तर मी तुम्हाला तो दाखवू नाही शकत आहे 3D मध्ये। आता तुम्ही म्हणाल का नाही दाखवू शकत, दॅट इज अ ड्रॉइंग प्रॉब्लेम, मी तेवढी ड्रॉइंग एक्सपर्ट नाही आहे ना, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला हा, हे बघा, आता 1 मिनिट मला काढूनच टाकू 2 मिनिटासाठी। आता समजा हा 3D मध्ये आहे, तर हा इकडे मी असा इकडे कुठेतरी काढले सांगायसाठी, तर मग माझा हा गॅमा होईल ना, हे बा, गॅमा इज द अँगल मेड बाय द वेक्टर आर बार विथ अ झेड ऍक्सिस, तर हा गॅमा होऊन जाईल। मग मी इकडे काढला, मग कॉस ऑफ गॅमा, तर एडजेसेंट साइड कोणती? आर झेड अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। अब समझा क्या? वो मैं 3D में नहीं बना पा रही हूँ, आर बार को जेड एक्सिस के साथ मुझे 3D में दिखाना है, but I am not too much drawing expert so that I can draw the vector r bar with a z axis made by the angle
वेक्टर आर बार विथ झेड ऍक्सिस एज गॅमा. सो आय एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस गॅमा. ऍक्च्युअली मी गॅमा काढण्याचा प्रयत्न तर केलेला आहे 3D मध्ये, पण तुम्हाला वेक्टर आर बारला गॅमा सोबत दाखवण्यात तुम्ही एक काम करा, तुम्ही लोकांनी एररलेस परचेस केलंय की नाही, तर त्याच्यात 3D फिगर बघा, म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल. तर तुम्हाला नाही जास्त लोड नाही घ्यायचं, फक्त एवढं लिहायचंय की सिमिलरली. फक्त तो डायग्राममुळे तुम्हाला कळणार नाही, तर म्हणून मी आता तुम्हाला समजण्याची वेक्टर इकडे आर बार काढलं बघा, असं आर बार काढला आणि ही झाली परपेंडिक्युलर अशी. ओके, आणि हा तुमचा झेड ऍक्सिस आणि हा गॅमा आहे समजा. तर कॉस ऑफ गॅमा इज ऍडजस्टंट साइड आर झेड अपॉन हायपोटेन्यूज आर. तर म्हणून मी ते तिकडे, आता हे इकडे दाखवल्यामुळे मी इकडे नाही दाखवू शकत, म्हणून मी ते वेक्टर आर बार तिकडेच राहू दिला, कारण की मी तो वेक्टर आर बार 3D मध्ये नाही दाखवू शकत आहे तुम्हाला. कळलं? डायग्रामचा फॉल्ट है तो सिमिलरली कॉस ऑफ गैमा इज आर जेड अपॉन आर. तो देखो हमें कॉस ऑफ अल्फा मिल गया है, हमें कॉस ऑफ बीटा मिल गया है, हमें कॉस ऑफ गैमा मिल गया है. तो सुनो अभी, लेट अस अज्यूम दैट कि कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एल. हम कॉस अल्फा को एल बोल रहे हैं, कॉस बीटा को एम बोल रहे हैं, एम स्मॉल एम, और कॉस गैमा को एन बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एन. कॉस अल्फा को एल बोल रहे हैं, कॉस बीटा को एम बोल रहे हैं, और कॉस गैमा को एन बोल रहे हैं, एल एम एन. तो अभी मैं क्या करती हूँ, स्क्वेरिंग एंड एडिंग कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गॅमा. कॉस अल्फा, कॉस बीटा आणि कॉस गॅमाला स्क्वेअर करून ऍड करून पाहूया. तो देखो, कॉस अल्फा का स्क्वेयर प्लस कॉस बीटा का स्क्वेयर प्लस कॉस गैमा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी रे, आर एक्स अपॉन आर उसका स्क्वायर. कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी, आर वाई अपॉन आर उसका स्क्वायर. कॉस गैमा की वैल्यू क्या थी, आर जेड अपॉन आर उसका स्क्वायर. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा. कॉस अल्फा की वैल्यू थी क्या थी, आर एक्स अपॉन आर. कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी, आर वाई अपॉन आर. कॉस गैमा की वैल्यू क्या थी, आर जेड अपॉन आर. तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस आर वाई अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस आर जेड अपॉन आर द होल स्क्वायर. तो देखो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो देखो, कॉस अल्फा की वैल्यू थी आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा की वैल्यू थी आर वाई अपॉन आर, कॉस गैमा की वैल्यू थी आर जेड अपॉन आर. तो ये आर एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस आर वाई अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस आर जेड अपॉन आर द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम आ रहे, देखो, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर, देखो मैं अभी सभी के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम ले रही हूँ, आर स्क्वायर. तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. ठीक है, अब हमें मिल रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. तो जरा ऊपर लेके जाती हूँ स्क्रीन की तरफ, देखो 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 देखो, एक मिनट यहाँ पे देखो जरा, देखो है जरा, एक मिनट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो राइट कर रही हूँ यहाँ पे, कैन यू सी दैट. एक मिनट, इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट करेंगे इसको, कैन यू सी दैट, ये देखो ये हाईलाइट किया है यहाँ पर मैंने, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इफ आई डू द स्क्वायर ऑफ दैट, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन जो मैंने हाईलाइट किया है, बोलो. अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो. आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, नहीं रूट निकल प्लस आर वाई हाँ, रूट निकल जाएगा, राइट मैम, रूट रिमूव होता मैम. बराबर. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वो रूट साइड, लेफ्ट साइड में जो रूट है वो निकल जाएगा, और वो अंडर रूट से बाहर निकल के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा रे, आर स्क्वायर. अब मैं आपको नीचे लेके आती हूँ स्क्रीन की तरफ, ये देखो हमारे स्क्रीन की तरफ जरा नीचे देखो, तो इक्वेशन क्या लिखा है,
वो आया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये देखो, ये यहाँ पर इसको हाईलाइट करते हैं, ये देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये देखो इज इक्वल टू, हम पहुंचेंगे यहाँ ये स्टेप तक पहुंचे हुए, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो अब भी आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा रहे आपने कि आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा था, देखो तो सही, R क्या R square. आर स्क्वायर बन आर रहा था, स्क्वायर आर स्क्वायर बन रहा था, तो राइट। तो मैं ये आर स्क्वायर और ये नीचे क्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1, 1. तो क्या ना राइट, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1 आया, तो क्या इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकती हूँ, कहने से इनडायरेक्टली एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये जो मैंने आज Yes, ma'am. ये जो रिलेशन हमने ढूंढ के निकाला एल स्क्वायर, ये इसको देखो मैं यहाँ पे इसको ना ऐसा एरो करके लिख रही हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज वेयर एल एम एन, ये एल एम और एन कौन है, तो ये एल एम एंड एन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर बार। तो यहाँ पे लिखती हूँ वेयर, Direction cosine. यहाँ पे लिख रही हूँ देखो, वेयर एल कॉमा एम एंड एन are called direction cosines, where L, M, and N are called direction cosines of vector, where L, M, and N are called direction cosines of the vector r bar, तो ये एल एम एन जो है ये वेक्टर आर बार के डायरेक्शन कोसाइंस है, और ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर उनको ऐड किया तो उसकी एडिशन हमेशा 1 होती है। ये देखो, ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर हमने ऐड किया तो उसकी एडिशन हमेशा कितनी होती है, 1। द एडिशन ऑफ दिस, 1. हाँ, एडिशन ऑफ, तो एल की वैल्यू तो बताइए, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हमने दी एल एम एन, तो एल की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या है, कॉस बीटा, एन की वैल्यू क्या है, कॉस गैमा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। तो ये आज हमने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर। तर डायरेक्शन कोसाइन्स कोणाला म्हणतात रे, कुणाला डायरेक्शन कोसाइन्स म्हणतात, एल एम आणि एन ला, आणि एल एम एन म्हणजे काय रे, डायरेक्शन कोसाइन्स, आणि डायरेक्शन कोसाइन्स कसे काढतात, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। हो गया, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन कोसाइन्स। तर तुम्हाला मॉरल ऑफ द स्टोरी आज काय लक्षात ठेवायचंय, की मॉरल ऑफ द स्टोरी की डायरेक्शन कोसाइन्सच्या स्क्वेअरची ऍडिशन नेहमी 1 असते, डायरेक्शन कोसाइन्स के स्क्वायर की एडिशन हमेशा 1 होती है। तो इन लोगों को एलएमएन को डायरेक्शन कोसाइन्स कहते हैं, ये याद रखना। और वो कैसे निकालते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस हमें इनके फटाफट प्रॉपर्टीज रिवाइज करने हैं। सभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हुए स्केलर प्रोडक्ट के। तो स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है रे, बोलो बोलो ना, Dot product. डॉट प्रोडक्ट। Dot product. Dot product. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, अब मैं आती डेफिनेशन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट? The scalar product of two vectors is defined as the product of magnitude of the two vectors and cosine of the smaller angle between them. कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसकी कोसाइन वैल्यू, इसके प्रोडक्ट के बराबरी में होता है। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है उसकी कोसाइन वैल्यू, इनके प्रोडक्ट के बराबरी में होता है। ये याद रहेगा क्या?
तो क्या ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या? बोलो, हैव यू स्टडीड दिस Yes, ma'am, डेफिनेशन पढ़ी बिफोर? थी. ओके, यस अभी मैम. मुझे बताइए, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर. कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगी तो मैंने बताया था एक, वर्क डन is the dot product of force and displacement. Do you remember? Example of dot product. Work done is a dot Yes, product ma'am. of force and displacement. हा पहिला एक्झाम्पल होता. आणि दुसरा एक्झाम्पल पॉवर is the dot product of force and velocity. Power is the dot product of force and velocity. फोर्स आणि वेलॉसिटीचा डॉट प्रोडक्ट हा नेहमी पॉवर असतो. तर पॉवर हा स्केलर आहे. तर ही पण स्केलर प्रोडक्टच्या एक्झाम्पलची डेफिनेशन होती. अजून एक सांगते तुम्हाला. नंबर 3, magnetic potential energy U is minus of m bar dot b bar, where m bar is a magnetic dipole moment, ही वेक्टर क्वांटिटी है, आणि b bar is a magnetic induction, ये भी वेक्टर क्वांटिटी. ये आप लोगों को पेपर 2 में पढ़ने के लिए मिलेगा ये क्वांटिटीज के बारे में. फिलहाल आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल पता रहने दो, बाकी बताने की जरूरत नहीं है. वेयर कैपिटल एम इज कॉल्ड मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट अँड बी इज अ मॅग्नेटिक इंडक्शन, हे दोन्ही पण वेक्टर आहे आणि यांचा डॉट प्रोडक्ट हा स्केलर येतो यू. तर यू म्हणजे काय? मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी. सिमिलरली अजून एक एक्झाम्पल सांगते. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी यूई, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये भी स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार आणि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी बार, वेयर पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इनका भी डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये भी स्केलर है. तो ये सभी स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स है. तो मैंने 2 आपको यहाँ पे बताए हुए भले ही, लेकिन आपको पता रहने दो कि ये भी एग्जाम्पल रादर देन दिस, ये भी स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल आते हैं. ठीक है. एक और एग्जाम्पल आता है मैग्नेटिक फ्लक्स वाला. मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट डी एस बार, वेरएज डी एस स्टैंड फॉर एरिया वेक्टर. तो आपको डीएस नहीं लिखना है. आता मुलांना काय वाटतं डीएस म्हणजे डिस्प्लेसमेंटच आहे की काय? तर डीएस डझंट मीन अ डिस्प्लेसमेंट ओव्हर हियर. हियर डीएस बार मीन्स वेअर, इथे लिहिते हवं तर, वेअर डीएस बार इज एरिया वेक्टर, इज अ एरिया वेक्टर. हा तुम्हाला पेपर 2 मध्ये येणार आहे. एरिया वेक्टर कसा असतो? परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया. ठीक आहे. आता मुलांनी मॅडम एरिया तर स्केलर आहे, मग तुम्ही याला वेक्टर कसं म्हणता? तर तो नाही, तो एरिया नाही बोलते मी. तो एरिया नाही, जरा जो आपण आता मेकॅनिक्स मध्ये शिकलो तो एरिया स्केलर आहे. पण इथे जो एरिया आहे तो वेगळा आहे, तो एरिया वेक्टर आहे. तर तो एरिया वेक्टर म्हणजे समजा ही प्लेन अशी असेल, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, तर नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल त्याला एरिया वेक्टर म्हणतात. समजा आता एखादी प्लेन असा आहे, तर नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द कॉइल किंवा प्लेन ऑफ द एरिया, त्याला एरिया वेक्टर असं म्हणतात, डीएस बार. तो वो एरिया वेक्टर अलग है और वो जो अभी आप लोग सीखे मेजरमेंट चैप्टर में वो अलग है, इसलिए दोनों को भेल नहीं बनाना अभी. तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार और डीएस बार स्टैंड फॉर एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये सब क्वांटिटीज ना नई वाली, सभी अजीब अजीब नाम वाली क्वांटिटीज आपको पेपर 2 में इंट्रोड्यूस होने वाली, ये 1 2 3. इसलिए ये इस पेपर में वो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस नहीं होंगी. बट मेरा काम है कि एज ए टीचर आपको स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताना. तो मैंने ये 5 एग्जाम्पल आपको बताए हैं. एक वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तीसरा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पांचवा मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर. दीज आर समवॉट एक्झाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. हे एक्झाम्पल आहेत सगळे. आता तर आपण फक्त डेफिनेशन बघितली. कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनके बीच में जो एंगल होगा उसकी कोसाइन वैल्यू इनके प्रोडक्ट के बराबरी में होता है. अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में शुरू करेंगे. कौन से है प्रॉपर्टीज किसके डॉट प्रोडक्ट के? सबसे पहिली प्रॉपर्टी. आता एवढ्या प्रॉपर्टीवर रिवाइज करू पटापट. पहिली प्रॉपर्टीज, पहिली प्रॉपर्टी काय होती रे? डॉट प्रोडक्ट ओबेज द कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. बरोबर है? कम्युटेटिव लॉ फॉलो करता है, follows the commutative law of multiplication. What is the meaning of that? Commutative law of multiplication follow करता है. इसका मीनिंग क्या है रे? कि
ए बार डॉट बी बार करोगे आप और बी बार डॉट ए बार करोगे, ऑर्डर वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करने के बावजूद भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आ गया क्या अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? डू यू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी? राधा Yes, जायसवाल, राधा विसरली का? नाही मॅम आठवत आहे. तो वेक्टर की ऑर्डर उल्टा पुल्टा करे तो भी डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आता है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इट follows the distributive law of multiplication. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये ऐसा था, याद होगा तो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ए बार डॉट बी बार बघा, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। सो इस प्रकार डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले का डॉट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का डॉट प्रोडक्ट, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने बी बार और सी बार को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका ए बार के साथ डॉट करे, और बात ऐसा नहीं करना है तो आपने ए बार का बी बार के साथ डॉट करे और ए बार का सी बार का साथ डॉट करे और उन दोनों की एडिशन करे, तो आंसर उतना ही मिलेगा जितना कि पहले आया था। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए। अब तीसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो मैं फटाफट वो भी मैथमेटिकली सेंटेन्स नाही लिखूंगी, सिर्फ मैथमेटिकल लिखूंगी। कुठले पण दोन वेक्टर एकमेकांना पॅरलल असेल तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट काय येतो? तर पैरेलल वेक्टर्स, शॉर्ट में लिखती हूँ क्या? पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी वो सब पढ़ा है, टाइम जाएगा उसमें फालतू का। पैरेलल वेक्टर्स, अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपको मालूम है थीटा 0 होता है ना? थीटा 0 होता है तो फिर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, लेकिन कॉस ऑफ 0 लिखना पड़ेगा, तो कॉस ऑफ 0 1, तो फिर ए बार डॉट बी बार इज ए बी ओनली। तो कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आता है। आठवली प्रॉपर्टी, कोई भी दो वेक्टर से एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबरी में आता है। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है रे? थीटा 180 होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 होता है। तो अगर मैं ए बार डॉट बी बार करूंगी और यहाँ पे ए बी कॉस ऑफ 180 करूंगी, ए बी कॉस ऑफ 180, तो कॉस ऑफ 180 क्या होता है? -1, तो -1 इंटू ए बी क्या होता है रे? माइनस ए बी, -1 इंटू ए बी माइनस ए बी। कोई भी दो वेक्टर से एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल 180 होता है, कॉस ऑफ 180 -1, तो -1 इंटू ए बी इज माइनस ए बी। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो हमने कैसी पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ओके, बाकी के प्रॉपर्टीज कल कंटिन्यू करेंगे।